Hello, students. Good evening to all. Today I am going to start a very important chapter of physical chemistry from class 11. Name of this chapter is thermodynamics. At first we understand what do you mean by thermodynamics. So it is a branch of physical chemistry that deals with the study of different form of energy and the quantitative relationship between them is known as thermodynamics. After that, we will consider on the terms used in thermodynamics. First term is system. तो सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिवर्स में जितने भी चीज प्रेजेंट है उनमें से वह थिंग्स जिस पर आप कंसीडर करते हैं विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशंस दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under considerations or investigations is called system. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं कोचिंग क्लास करने जा रहा हूँ, तो कोचिंग क्लास आपका सिस्टम होगा। यदि आप कंप्यूटर को ठीक कर रहे हैं, कंप्यूटर को आप रिपेयर करने जा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर आपका system. So system is a part of universe which is under consideration or investigation is called system. Next, surroundings. The part of the universe except system. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आप कंप्यूटर को रिपेयर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपका सिस्टम हो गया। आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं, तो कोचिंग क्लास इज योर सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर जितने भी अदर पार्ट्स हो गए दे आर सराउंडिंग्स। सो ये हो गया सिस्टम है सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग योर टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। Types of system. Next point, types of system. First, open system. Open system. अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका सराउंडिंग्स के साथ में मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। यानी ओपन सिस्टम, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा कोई एक सिस्टम है, तो इसको ये सिस्टम है आपका, तो इसे जब इसे छोड़कर और जितने भी पार्ट होंगे वो क्या होंगे? सराउंडिंग्स होंगे। ये सराउंडिंग्स होंगे, सराउंडिंग्स होंगे। तो ये सिस्टम, ये सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में यदि मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, यानी अ सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी both can exchange with the surroundings is called open system. As for example, जैसे अर्थ, बताइए तो ये अर्थ किसका एग्जाम्पल? ओपन सिस्टम है या नहीं है? ठीक है, तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर एक्सचेंज होने चाहिए सराउंडिंग्स के साथ। चलिए अर्थ की बात कर रहे हैं, तो देखिए कभी कभी वो वर्षा होती है
तो मास वर्षा कहाँ से हो रही है? यूनिवर्स में एक अर्थ है और यूनिवर्स ऊपर में आकाश है, उस पर से वहाँ से पानी अर्थ सरफेस पे आ रही है, तो मास भी बढ़ रहा है इसका। जब सूर्य से सन से हीट एनर्जी ट्रांसफर होकर आती है तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। जब काफ़ी धूप होती है तो आप देखते हैं तालाब में, नदी में जो पानी होते हैं वो वेपोराइज होकर के चले जाते हैं सराउंडिंग्स में। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हीट एंड मास बोथ कैन एक्सेस, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ ओपन सिस्टम। ह्यूमन बींग्स कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम। आप देखते हैं खाना खा लेते हैं तो सराउंडिंग से आपका मास एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? कभी देख गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी लगती है, यानी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र सराउंडिंग से आपके बॉडी में हो रहा है। जब ठंडी के दिन आती है तो आपके बॉडी से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र सराउंडिंग्स में होता, ठीक है। तो जब आप खाना खा लेते हैं तो मास का भी तो एक्सचेंज हुआ, यानी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स के साथ। तो उसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज्ड सिस्टम। अदर इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, closed system is a system in which only energy can exchange with surroundings. Energy can exchange, but mass doesn't. Mass cannot be exchanged. Such type of system is called closed system. ठीक है, जैसे अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर होता है वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सोचिए। तो जब ये कोल्ड कंडीशन में होता है, इन कोल्ड क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और जब ये हॉट कंडीशन में होता है, हॉट कंडीशन, तो हॉट कंडीशन में ये ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम के जैसे ये काम करते हैं। कैसे? जब हॉट कंडीशन होते हैं तो हीट एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कुकर है आपका हॉट कंडीशन में तो सीटी भी मारता है ना, तो सीटी जब बजती है तो क्या होता है, अंदर का वेपर बाहर आता है, तो उसमें मास एक्सचेंज हो रहा है और टेम्परेचर का तो ट्रांसफर हो रहा ही है। तो ये हॉट कंडीशंस में ओपन सिस्टम, और जब ये कोल्ड कंडीशन में होंगे तो ये कैसे सिस्टम होंगे? कोल्ड कंडीशन में क्लोज सिस्टम होंगे और हॉट कंडीशंस में ये ओपन सिस्टम के जैसे ये काम करते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। यदि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ना ही मास और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मास का एक्सचेंज हो सराउंडिंग्स के साथ में, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे इसका थर्मस फ्लास्क, जो थर्मस फ्लास्क होता है वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपने गर्म करके चाय रखी, ऐसा नहीं है कि उसे आप 4-5 घंटे तक छोड़ देंगे तो उतने ही गर्म रहेंगे। आप एट ए टाइम ऑफ इंस्टेंट देखिए आप, ठीक है, कुछ समय के बाद देखिए तो उसकी उतनी ही रहती है, ठीक है। यदि वो कंप्लीट 100%, यदि वो ये 100% वो यदि आइसोलेटेड हो, ठीक है, तो वहाँ से कुछ भी ना उसकी हीट एनर्जी एक्सचेंज होंगे ना मास ही एक्सचेंज होंगे। तो जब मास और एनर्जी दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग्स के साथ में, तो वो सिस्टम क्या कहलाते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम
कहलाते हैं। तो ये थे आपके सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। तो हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक system, a system in which containing a number of species like atoms, molecules, called macroscopic system. A system containing a system containing a large number of containing a large number of atoms, molecules, etc. is called microscopic system. Microscopic system. As for example, mass. इसके एग्जाम्पल्स होंगे मास। ठीक है, मास एक पार्टिकल से नहीं, उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स मिलकर के मास होते हैं। वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc. These are the examples of microscopic system. Density. So these are the example of microscopic system. इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज properties of microscopic system are called macroscopic properties. So there are two types of macroscopic properties. Means macroscopic properties that depends on the number of particles present in a system. The two types of macroscopic properties. One is extensive and other is intensive. Extensive properties, macroscopic properties that depends only on the number of particles present in a system. But not on its nature. उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करती है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। इंटेंसिव, इट डिपेंड्स only on the nature of particles, but not on the number of particles, are called intensive properties.
अब हम लोग कुछ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मास, मास इज एक्सटेंसिव। वो कैसे? मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से मास बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटने से मास घट जाएंगे, यानी मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रॉपर्टीज उस मास उतनी ही अधिक होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना कम होगा उसकी मास उतनी ही कम होगी। इससे पता चल रहा कि मास इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम ये क्या है? एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होंगे। मास, वॉल्यूम, मोल, मोल भी ज़्यादा होंगे। क्यों? आप जानते हैं कि 1 मोल में 1 मोल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये मोल बढ़ जाएंगे तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से मोल भी बढ़ जाएंगे। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, ठीक है, मास एक्सटेंसिव, ये सारे एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये क्या है? एक्सटेंसिव। रेसिस्टेंस क्या है? एक्सटेंसिव। क्यों? जैसे मान ली कोई आपके पास वायर है, तो वायर की लंबाई बढ़ने से, ठीक है, लंबाई बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा, तो मास कम कर देंगे रेसिस्टेंस कम होगा, मास ज़्यादा कर देंगे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये रेसिस्टेंस क्या है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यह भी क्या है? एक्सटेंसिव है। वो क्यों? आप पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, फिजिक्स में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी वो क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका हीट कैपेसिटी होता है। अब ये जो हीट कैपेसिटी हो गया, अब बताइए मास बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया आपके पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना, और एक आपके पास 1 kg सब्सटेंस है उसी का, और उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ानी है, तो क्या दोनों में हीट एनर्जी सेम लगेगी? नहीं, डिफरेंट होगी। यानी जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी है एंथैल्पी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, गिब्स, फ्री गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी, एनर्जी इसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी। नेक्स्ट है एंट्रोपी, एंट्रोपी इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए इंटेंसिव का एग्जांपल्स क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, डेंसिटी ये क्या है? इंटेंसिव। कैसे? देखिए मान लेते हैं आपने वाटर लिया, एक बड़े से ड्रम में वाटर आपके पास है, तो वाटर की डेंसिटी वहाँ मेजर कीजिए, ठीक।
और एक गिलास में आप पानी लीजिए, उसकी डेंसिटी मेजर कीजिए, तो उसकी डेंसिटी तो सेम ही आएगी ना, डेंसिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? एक और बात है, जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव है उसे हम लोग इस तरह भी सेपरेट करते हैं आसान से तरीके में। जैसे कोई सब्सटेंस है आपको, ठीक है, उसको आप 1 2 3 पार्ट जितना करना उतना पार्ट आप कर दीजिए, या 2 ही पार्ट कीजिए, इसका कोई रूल्स नहीं है, आप जितने भी पार्ट करना है। यदि उसे पार्ट करने के बाद या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद यदि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन आएगी कि उसमें चेंजिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो जब चेंजिंग नहीं आए, ठीक है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। जब चेंजिंग नहीं आया, जैसे कि आप उसको 2 इक्वल हाफ कर दिए, ठीक है, तो जब इक्वल हाफ कर दिए, ठीक है, तो हाफ करने के बाद भी यदि उसमें चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। और जो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो मास पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड नहीं करता वो क्या होता है, इंटेंसिव। तो जब हाफ कर देने के बाद में यदि वो चेंज हो जाए, यानी वो मास पे डिपेंड कर रहा, और हाफ करने के बाद जो चीज चेंज ना हो, यानी वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो मास पे डिपेंड कर रहा एक्सटेंसिव, जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा इंटेंसिव। बात आ रही समझ में? जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा था ना अभी मास, मान लेते हैं एक आपके पास एक बॉडी है, इसका वेट है मान लेते हैं 1 kg, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, क्या अभी भी वेट वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, आधे आधे हो जाएंगे ना, पहले 1 kg थे अब क्या हो जाएंगे, हाफ kg। यानी इसको 2 टुकड़े में बांटने के बाद में डिवाइड करने के बाद मास क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव। तो जो हाफ करने के बाद में चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव, जो चेंज ना हो वो इंटेंसिव। तो दूसरी आप देखिए डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो डेंसिटी होती है वो क्या होते हैं, डेंसिटी जो होते हैं, डेंसिटी का जो ये फॉर्मूले होते हैं क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है, ml। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml। तो वाटर आप एक ड्रम में लीजिए या एक ग्लास में लीजिए, आपको मेजर तो ग्राम पर ml ही करना है ना, तो वो तो हमेशा कॉस्ट वही रहेगा, मास कम हो ज्यादा उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिव। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर इंटेंसिव, टेम्परेचर क्या, इंटेंसिव। नेक्स्ट देखिए प्रेशर, प्रेशर एक है इंटेंसिव। अब आपको देखिए प्रेशर कैसे इंटेंसिव है, जैसे देखिए मान लेते हैं हमारे पास PV इक्वल टू nRT होता है, गैस इक्वेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ P1 V1 कर देते हैं, ठीक है, nRT। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर को घटा दिए आधा, चलिए, तो मान लेते हैं वॉल्यूम को आधा कर दिए, तो प्रेशर चेंज होगा। मान ली प्रेशर अब हो गया P2, ठीक है, और वॉल्यूम हो गया V1/2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे ना n/2, RT तो कांस्टेंट है, तो ये दो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये देखिए तो अब यहाँ से P1 V1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, nRT, यहाँ भी nRT, यहाँ भी nRT, तो क्या ये इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, यानी इसको हाफ करने के बाद में भी, वॉल्यूम को हाफ करने के बाद में भी कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है, प्रेशर में भी कोई चेंजिंग नहीं आया, यानी कि प्रेशर क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने देखा था हीट कैपेसिटी, क्या था, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, लेकिन ये हो जाए स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटेंसिव, जिसमें स्पेसिफिक लग जाए वो इंटेंसिव, ठीक है। जैसे इसमें और हो गया स्पेसिफिक मोलर हीट, ठीक है, स्पेसिफिक मोलर हीट, ठीक है, और एक केवल है मोलर हीट कैपेसिटी, और केवल ऐसा हो जाए हीट कैपेसिटी,
तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक लगने इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक लगने के बाद में जो भी आएंगे वो सारे के सारे इंटेंसिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पीएच, ये क्या है? इंटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है, ये क्या है? इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि पीएच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये क्या है? मोलैरिटी ना, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, फिर ये फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सभी क्या है? इंटेंसिव है। ये सारे के सारे इंटेंसिव है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है? इंटेंसिव। तो ये क्या है? इंटेंसिव, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सी इक्वल टू क्या होता है? एन बाई बी मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का लॉग ले लेंगे तो थोड़ी ही ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये मोलैरिटी क्या था? इंटेंसिव। तो इंटेंसिव का लॉग लिए तो भी क्या हो गया? इंटेंसिव ही हो रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बताइए क्या है? देखिए अभी हमने बताया था स्पेसिफिक लगने के बाद इंटेंसिव हो जाता है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वो क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन, बताइए सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। और भी लिख सकते कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे क्या है? इंटेंसिव। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, ये क्या है? इंटेंसिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सभी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने देखा कुछ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और उसको पहचानने के लिए आपको एक तरीके जो हमने बताया आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। यदि डिवाइड करने के बाद में जो प्रॉपर्टी चेंज होगा यानी वो मास डिपेंडेंट है, और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है वो मास डिपेंडेंट नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट नहीं है वो इंटेंसिव होगा, और जो प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव होगा। ये तो हम लोगों ने ये सीखा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, और फिर हम लोगों ने ये सीखा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, एक एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव होता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो शायद आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ढूंढ लेंगे और बता देंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं a state function. Next, a state function. A state function. A state function. इसको सीखते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है। तो देखिए स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जिस पाथ से कोई भी सिस्टम
ठीक है, इनिशियल कंडीशन से फाइनल सिस्टम तक अप्रोच करता है। यानी स्टेट फंक्शन क्या हो गया, इट दैट डिपेंड्स only on the path, only on the initial and final state of a system। किसी भी सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो डिपेंड करता है वो है स्टेट फंक्शन। लेकिन ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बट doesn't depend on the path। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सिस्टम है और इसका नाम है ए, दूसरा यह पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जाने के 3 रास्ते, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी जा सकते हैं। इस तरह के 3 पाथ है जाने का, ऐसा। अब ये ए पॉइंट पर है, ये पॉइंट है बी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पाथ है। तो यदि कोई सिस्टम इस पॉइंट ए से इस रास्ते से बी तक जाता है, ठीक है, तो इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट तो वही है। यदि वो इस डायरेक्ट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है तो वहाँ भी इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है। इस पाथ से जाता है फिर भी इनिशियल और फाइनल स्टेट वही होगा। लेकिन जब इस पाथ से वो ए टू बी जाता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उसका वर्क डन ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पर उसकी एनर्जी कम से कम कंज्यूम होगी और इसमें इससे ज़्यादा और इससे कम एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वह सिस्टम, ठीक है, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे केवल डिपेंड करता हो, कैसे, किस पाथ से आप आए हो, ठीक है, उस पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता। द पाथ फ्रॉम विच दिस चेंज इज कैरिड आउट, दिस चेंज इज ब्राउट,